दुर्गम जीवन के रास्ते, पग पग पर कांटे चुभते। थी दिशाहीन मानवता, दानवता में थे पलते, दानवता में थे पलते। पथ सुगम बनाया तुमने, बस तेरी महिमा गाऊं। इस दिल ने जो पाया है, वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा। निश्चिंत बनाया जीवन, चिंता हरना सिखाया। हर मन की पीड़ा पीना तुमने हमको सिखाया। तुमने हमको सिखाया। तुमसे हर गुण को लेकर सबको मैं गुणी बनाऊं। इस दिल ने जो पाया है, वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा। किन शब्दों में मैं गाऊं। इस दिल ने जो पाया है, वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा। What now?
लगन है, मन का यही कथन है, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह, ओ ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। देह में रहे मगर हम देहातीत हों, कर्म करते आप जैसा कर्मातीत हों। देह में रहे मगर हम देहातीत हों, कर्म करते आप जैसा कर्मातीत हो। अब विदेही हो जाए हम आपकी तरह, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन आने और जाने का खत्म खेल हो, आने और जाने का खत्म खेल हो। आप संग सदा रहे कुछ ऐसा मेल हो, आप संग सदा रहे कुछ ऐसा मेल हो। शिव स्नेह सिंधु में समाए आपकी तरह, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह, हो ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है, हाँ दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। Om Shanti and a very good evening to you. अब कुछ दिन के लिए हम पढ़ाना बंद कर देंगे
मतलब मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, लेकिन मैं आपकी जो कठिनाई है, डिफिकल्टी है, आपके जो प्रश्न है, उसे लेके हमने आज तक जो पढ़ाया है उसका रिवीजन करेंगे। इससे आपको रियल लाइफ सिचुएशन, जैसे आपके जीवन में आप किस प्रकार के वाक्य बोलते हो, कहाँ आपको इंग्लिश बोलने में तकलीफ होती है, ये इस प्रकार के वाक्य आते रहेंगे आपके मन में, और उसकी चर्चा और उसको सिखाने का, भाषांतर करने का काम मैं करता रहूंगा। आज की सेशन में कल 10 तारीख को शाम को 5 बजे तक जो आपके प्रश्न आए थे उसको मैंने इंक्लूड किया है, शामिल किया है। अगर कुछ रह गया है तो कृपया दोबारा रख दीजिए, क्योंकि बहुत लंबी लंबी पोस्ट पीछे की तरफ जाती थी, हो सकता है कहीं एक आध दो छूट भी गया हो मुझसे। मैंने प्रश्न पूछने वाले का भी नाम रखा है, लेकिन ये बहुत तकलीफ वाला काम है, कल से मैं ये बंद कर दूंगा। लेकिन फिर भी किसका नाम रह गया है तो सॉरी, ऐसा कोई इरादा नहीं है कि एक का नाम रखने का दूसरे का नहीं रखने का। जिस प्रकार की गलती इंग्लिश में मैं देखता हूं और देखते आया हूं 10 साल में, उसके आधार पे और कुछ टेलीग्राम की पोस्ट पे नजर रख के आपको ये स्लाइड दोबारा सिखाता हूं मैं, कि किसी भी वाक्य में 2 क्रियापद नहीं आ सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रियापद में एक ही शब्द होना चाहिए। जैसे जब आप बोलते हैं आई विल बी वॉकिंग, तो क्रियापद एक ही है, विल बी वॉकिंग, लेकिन एक क्रियापद के अंदर 3 शब्द है, विल, बी और वॉकिंग। शर्त यह है कि ये 3 में से कोई भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपनी जगह पे क्रियापद के तरह अकेला खड़ा रह सके, नहीं तो 2 क्रियापद हो जाएंगे। इसमें कुछ क्रियापद ऐसे होते हैं जिनका रूप जब अकेले है तो वो अलग कहलाए जाते हैं, जब किसी के साथ है तो अलग कहलाए जाते हैं। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि आप बताओ बच्चों, मेरा एक लड़का है, मैं पिता हूं कि पुत्र हूं? तो सब कहते हैं आप पिता है। मैं बोला क्या मेरे बापूजी के बारे में नहीं सोचते, मेरे पिताजी के बारे में नहीं सोचते? मैं उनका तो पुत्र हूं, पिता नहीं हूं मैं। तब उनको पता चलता है कि संदर्भ के अनुसार हमारा जवाब होना चाहिए। तो क्रियापद में भी ऐसा होता है, मैं आपको ये दिखाता हूं। सीरियल नंबर 1, एक वाक्य में 2 क्रियापद नहीं आ सकते। फिर से ध्यान से सुनो, एक क्रियापद में 3-3 शब्द आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने 3 क्रियापद का इस्तेमाल किया है। जब कोई स्त्री पालक की सब्जी बनाती है, उसमें आलू भी डालती है, थोड़ा मटर भी डालती है, और आलू पालक मटर की सब्जी मेहमान को देती है, तो ये नहीं कह सकती मैंने 3 सब्जी बनाई है आपके लिए, एक ही सब्जी बनाई है। तो ये एक ही क्रियापद है, 3 क्रियापद नहीं है, जस्ट बिकॉज उसमें 3 शब्द है। ये गलती बार बार होती है, बड़े लोग भी करते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में एक बार समझा देता हूं। इसमें सबसे खराब विलन है टू बी। टू बी का जो स्वरूप है वो इन्फिनेटिव स्वरूप है। तो आपको पता है इन्फिनेटिव तो क्रियापद में कभी डायरेक्टली आ नहीं सकता, उसको कॉन्जुगेट करना पड़ता है। तो हम टू बी का कॉन्जुगेशन करते हैं, जो मैंने दोबारा आपके सामने सीरियल नंबर 3 में रखा है। प्रेजेंट टेंस में अगर हम कॉन्जुगेशन करते हैं तो आई के साथ एम आता है, अन्य एक वचन में ईज आता है, और बहुवचन में आर आता है। अगर हम पास्ट टेंस की बात करें कॉन्जुगेशन में, तो एक वचन में वॉज आता है और बहुवचन में वेर आता है। पास्ट टेंस में आई के साथ भी वॉज आता है, एम सिर्फ प्रेजेंट टेंस में आता है। और फ्यूचर टेंस की बात करें तो टू बी का कॉन्जुगेशन होता ही नहीं है फ्यूचर टेंस में, आपको सिर्फ बी लिखना है। आई विल बी वॉकिंग, तो बी का कॉन्जुगेशन नहीं होता, बी अपनी जगह पे बी ही रहता है। और ये जो टू बी का बी है, हम उसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, BASE। मेरी उस दिन की स्लाइड में ये सब लिखा हुआ है, और हिंदी में आप इसे धातु कहते हैं। जो मुख्य शब्द है टू बी, उसमें बी मुख्य शब्द है। टू वॉक में वॉक मुख्य शब्द है, उसको धातु कहते हैं। अभी पिता पुत्र की बात करें तो अभी मैं टू बी का प्रयोग
मुख्य क्रियापद की जरिए करता हूं, जिसे हम ग्रामर में लिंकिंग वर्ब कहते हैं, जो सीरियल नंबर 4 में मैंने दिखाया है। ये कोई भी कॉन्जुगेशन आप कर सकते हैं। आई एम अ डॉक्टर, अगर हम 4 है तो हम कहेंगे वी आर डॉक्टर्स, डॉक्टर का एस लग जाएगा पीछे, एम का आर हो जाएगा। आई एम अ डॉक्टर, वी आर डॉक्टर्स। अगर कोई लड़का पढ़ता है बहुत और डॉक्टरी की सारी एग्जाम पास की है, सिर्फ फाइनल पास करना बाकी है, तो वो भी कह सकता है आई विल बी अ डॉक्टर नेक्स्ट ईयर। वो कह सकता है अगले साल मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा। खाली ध्यान रखिए कि जो चीज बदली नहीं जाती काल के साथ, उसका कई बार भूतकाल नहीं होता। अब समझो मैं डॉक्टर बन गया, 65 साल में रिटायर भी हो गया, आज 75 साल का हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता आई वॉज अ डॉक्टर। भाई आप आज भी डॉक्टर है, ठीक है, उम्र की वजह से काम नहीं करते हो, अलग बात है। तो कई बार हम इसमें भूतकाल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका संबंध ग्रामर से ज्यादा अपनी कॉमन सेंस से है। तो आई एम अ डॉक्टर, वी आर डॉक्टर्स, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, इट इज अ डॉक्टर, दे आर डॉक्टर्स। वर्तमान प्रेजेंट टेंस का पूरा कॉन्जुगेशन मैंने बोल दिया। यहाँ पे टू बी मुख्य क्रियापद की तरह आता है और इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और ये वाक्य में आप जो डॉक्टर शब्द देख रहे हो वो एडजेक्टिव है। किसका एडजेक्टिव है? मेरा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। अगर आप बोलेंगे अशोक इज अ डॉक्टर, तो ये अशोक का एडजेक्टिव है। आप कहेंगे दिस मैन इज अ डॉक्टर, तो दिस मैन का एडजेक्टिव है। ये डॉक्टर शब्द एम के साथ नहीं लगता है, डॉक्टर शब्द आई के साथ लगता है। अब इसी शब्द को इसी रूप में रख के हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब में ले जाते हैं। दिखने में तो ऐसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं इसमें। आई एम वॉकिंग। अब देखो पहले में था आई एम डॉक्टर, अब डॉक्टर निकल गया, वॉकिंग आ गया। आई एम तो दोनों में सेम है, 4 नंबर में और 5 नंबर में। लेकिन 4 नंबर में एम अकेला था, क्रियापद था, और ये एक ही क्रियापद है, तो हमारा वाक्य ग्रामर की दृष्टि से सही हो गया। आई एम अ डॉक्टर, एक क्रियापद, बात खत्म हो गई। लेकिन 5वें नंबर के वाक्य में एम है, लेकिन एम अकेला नहीं है, उसके साथ वर्तमान क्रूदन प्रेजेंट पार्टिसिपल है वॉकिंग। अब ये एम वॉकिंग की जोड़ी शब्द बना है, क्रियापद, एक ही क्रियापद एम वॉकिंग, और इस क्रियापद में शब्द कितने हैं? 2। तो 2 शब्द वाला एक क्रियापद है ये एम वॉकिंग। तो वॉकिंग के आने से एम का रूप बदल गया, एम लिंकिंग वर्ब में से ऑक्सिलरी वर्ब में आ गया, सहायक क्रियापद में आ गया। जब वो सहायक क्रियापद है, सिर्फ सहाय कर रहा है, तो मेन क्रिया वो नहीं करता। जैसे हमारे घर में कोई आदमी आके हमें सहाय करता है किसी काम में, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये काम की जिम्मेदारी उसकी है, ये हमारी है, ये हमारा काम है, वो सिर्फ मदद कर रहा है। तो यहाँ पे भी 5 नंबर में आप देखेंगे क्रिया जो दर्शाने वाला शब्द है वो वॉकिंग है। एम को वॉकिंग से कोई लेना देना नहीं। एम का काम है कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में सहाय करना, फिर चाहे वो आई एम वॉकिंग हो, आई एम रनिंग हो, आई एम राइटिंग हो, आई एम ईटिंग हो। एम को इससे कोई लेना देना नहीं, क्रिया से कोई लेना देना नहीं। एम का रोल है क्रियापद से आईएनजी लगा के वर्तमान क्रूदन बना के कंटिन्यूअस एस्पेक्ट सही करना। बाकी एम का कोई मीनिंग ही नहीं है इस सीरियल नंबर 5 में। आपने देखा हर जगह एम एम ही रहता है। आई एम रनिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम राइटिंग, आई एम वर्किंग, आई एम वॉशिंग। तो यहाँ पे एम और वॉकिंग 2 क्रियापद नहीं गिने जाएंगे। यहाँ एम सहायक क्रियापद है, इसलिए अकेला भी क्रियापद नहीं गिना जाएगा। और वॉकिंग वर्तमान क्रूदंत है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो अकेला वॉकिंग भी क्रियापद नहीं गिना जाएगा। और 2 साथ में मिलके एक क्रियापद बनता है, आई एम वॉकिंग। ये आप बिल्कुल समझ लो, सीरियल नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सीरियल नंबर 6 में आपको समझाया है। वॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अकेले वह वर्ब नहीं बन सकता।
एम सहायक क्रियापद है, अकेले एम भी वर्ब नहीं बन सकता, किंतु एम से मिलके और एम के साथ वॉकिंग, एम वॉकिंग संपूर्ण वर्ब बनता है। इसीलिए सीरियल नंबर 7 में आपको दिखाया है आई एम वॉकिंग सही है, लेकिन आई एम वॉक गलत है। ऐसी गलती न सिर्फ स्कूल के बच्चे करते हैं, ऐसी गलती इंग्लिश जब हम सिखाते हैं तो शुरू में सीखने वाले करते हैं। लेकिन मजे की बात बताऊं कि जो लोग 10-10, 20-20 साल से ऑफिस में नौकरी करते हैं, हर रोज 20-25 ईमेल लिखते हैं, वो भी ऐसी गलती करते हैं, क्योंकि हम हमेशा इंग्लिश भाषा को गुजराती, हिंदी, मराठी प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के देखते हैं। हम कभी इंग्लैंड जाते ही नहीं है मन से कि ये इंग्लिश भाषा है। हम हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, हिंदी में तो ऐसा बोलते हैं, इंग्लिश में ऐसा कैसे आ गया। लेकिन ये आप नहीं पूछ सकते, ये इंग्लिश भाषा के नियम है कुछ। तो एम वॉकिंग संपूर्ण क्रियापद बनता है। आप वॉकिंग में से आईएनजी निकाल दोगे तो वॉक क्रियापद बन जाएगा, और वॉक क्रियापद बन गया तो एम भी क्रियापद बन जाएगा, क्योंकि वो तो बोलता है मैं सिर्फ आईएनजी में ही मैं सहायक क्रियापद हूँ। आप आईएनजी निकाल दो तो मैं भी लिंकिंग वर्ब बन जाता हूँ, मुख्य क्रियापद बन जाता हूँ। तो आई एम वॉक में 2 क्रियापद हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आप कभी भी नहीं बोलेंगे आई एम वॉक, आई एम ईट, आई एम प्ले, और ये किसी भी टेंस में और किसी भी एस्पेक्ट में नहीं बोलेंगे, ना सिर्फ आई के साथ। कोई भी टेंस, कोई भी एस्पेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल, चारों 4 ग्रह पे कभी भी आई एम वॉक नहीं बोला जाएगा। जिसके कुछ एग्जाम्पल मैंने सीरियल नंबर 8 में दिए हैं, लाल अक्षर में काट डाला है उसको, ताकि आप देख सके किस तरह की गलतियां होती रहती है। वो जो सिंपल एस्पेक्ट है, हमने देखा कि वो टू निकलने से वॉक आ जाता है। ये धातु है जो सीरियल नंबर 9 में मैंने आपको बताया है वो, और ये हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। जब मैं ऐसी गलतियां देखूंगा तो इस तरह की स्लाइड आपको दोबारा दिखाऊंगा, ताकि आपका रिवीजन होने लगे। अब हम क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं। कल मैंने रिवीजन के बारे में सोचा था, तो रिवीजन शब्द लिखा है, सुबह में फाइल चली गई थी, लेकिन कल से क्वेश्चन आंसर आएगा। बीके नेहा झालावाड़, उनका जो प्रश्न उसमें ऐसा है कि काल के अनुसार हमें सामान्यतः सही शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो नॉर्मली टुडे आएगा, पास्ट टेंस की बात करते हैं तो येस्टरडे आएगा, और फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो टुमारो आएगा। ये जनरल रूल है। मैं सुबह 9 बजे बोल सकता हूं कि आज शाम को 5 बजे आई विल टीच, ये अलग बात है, क्योंकि मैं सुबह में शाम के बारे में शाम को भविष्यकाल बना देता हूँ, वो सही है। मैं एक जनरल रूल बताता हूँ कि प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है टुडे, पास्ट टेंस गुजर गया वक्त, येस्टरडे, या उससे भी पुराना हो सकता है, और फ्यूचर टेंस यानी आने वाला कल, टुमारो, या उसके बाद के दिन। तो हम जब भी आपको प्रश्न में पास्ट टेंस यूज करना है तो आप टुडे या टुमारो नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये जरा ध्यान रखिए, इसको मैच करना पड़ता है। जैसा हम कपड़े मैच करते हैं पहनते वक्त, तो ग्रामर और अन्य शब्दों को भी मैच करना पड़ता है। बीके माधुरी, मानसी दली, बीके आशा पिलानी, और भी कोई हो सकते हैं। ये बड़ा लंबा लिस्ट है, तो मुझे बार बार पीछे जाना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, कभी कुछ रह जाता है। पसंद करना जैसी क्रिया को 3 क्रियापद द्वारा दर्शाया जा सकता है। इस क्रियापद पे काफी वाक्य आए हैं। पसंद करना, या आप इंग्लिश में 3 तरह उसको दिखा सकते हैं, टू लाइक, टू लव एंड टू एंजॉय। आई लाइक म्यूजिक, आई लव म्यूजिक, आई एंजॉय म्यूजिक। अगर आप लाइक भी नहीं करते और लव भी नहीं करते तो एंजॉय कर ही नहीं सकते। इसलिए ये तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब लाइक निकाल दो, मैं म्यूजिक पसंद नहीं करती, मैं म्यूजिक को चाहती नहीं, तो फिर आप उसको एंजॉय कैसे करेंगे? अब फर्क छोटा सा क्या है कि आई लाइक म्यूजिक वो एक माइल्ड, यानी माइल्ड का हिंदी याद नहीं आता,
थोड़ा कमजोर एक्सप्रेशन है। लेकिन आप जब बोलते हैं आई लव म्यूजिक, तो लाइक के मुकाबले लव में वजन ज्यादा है। तो आई लाइक म्यूजिक वो एक माइल्ड एक्सप्रेशन है, आई लव म्यूजिक वो थोड़ा और जोर से आप कहते हैं कि हाँ मुझे आई लव म्यूजिक। और अगर ये दो है तो यू कैन ऑल्सो एंजॉय म्यूजिक। तो ये तीनों शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। और कभी कभी हो सकता है कोई शब्द ऐसा हो कि जहां पे एंजॉय नहीं आएगा। जैसे एक वाक्य था आई लव माई रूम, मुझे मेरा रूम पसंद है। तो यहाँ पे लाइक और लव तक ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते आई एंजॉय माई रूम। हाँ, इसमें ये शब्द नहीं फिट होगा। तो ये अगेन ग्रामर से ज्यादा, इंग्लिश से ज्यादा ये कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान की बात हो जाती है कि कौन सा शब्द आप कहाँ पे इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन इसका मैं लिस्ट नहीं बना सकता, इतनी बड़ी भाषा है ये। बीके प्रीति मुझे परेशान मत करो, ये मैं आपको नहीं कह रहा, आप कर सकते हो। जितने भी शब्द लिखने हैं, वाक्य लिखने हैं, लिखो। ये आपने लिखा है मुझे परेशान मत करो। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। इंग्लिश में हम जब भी रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं, किसी से कुछ छोटा मोटा काम करवाते हैं, तो वहां की सभ्यता है कि प्लीज शब्द का इस्तेमाल होता है, इसके बगैर वो बोलते ही नहीं। हाँ, तो इसका भाषांतर आएगा प्लीज। अभी डिस्टर्ब एक ही शब्द है तो मुझे डू बाहर निकालना पड़ेगा। और इसका जो कर्ता है सब्जेक्ट, वो आपके वाक्य में भी अध्यार है, इसका लोप हुआ है, और मेरे वाक्य में भी अध्यार है, इसका लोप हुआ है। आपका वाक्य होना चाहिए आप मुझे परेशान मत करो, लेकिन आप उसके सामने खड़े रह के बात करते हैं मुझे परेशान मत करो, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा बोल सकते हो मुझे परेशान मत करो। इसी तरह मैंने भी यू शब्द का उपयोग नहीं किया है, सब्जेक्ट का उपयोग नहीं किया है, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। मेरी तो कोई सुनता नहीं, इसका मतलब सुनना यानी फिजिकल सेंस, भौतिक अर्थ नहीं होता कि कोई मैं बोलती हूँ और कोई सुन नहीं सकता। वहां कोई बहरा नहीं है, सब सुन सकते हैं। इसका मतलब होता है कोई आपका मानता नहीं। और इसके लिए हियर के बदले HEAR, हियर जो मैंने 5 इंद्रिय में ये क्रियापद दिया है टू हियर, इसके बदले लिसन शब्द आएगा। इसका उच्चार में टी का उच्चार नहीं होता है, इसलिए नीचे मैंने लिसन, इसका उच्चार भी हिंदी में लिख के दिया है। नो वन लिसन्स टू मी। नो वन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो लिसन का लिसन्स हो जाएगा। नो वन लिसन्स टू मी, कोई मेरी बात मानता नहीं। और इसमें लिसन के बाद जो टू आता है वो क्रियापद का हिस्सा है, आप उसको निकाल नहीं सकते, वो क्रियापद का हिस्सा है। हम आगे पढ़ेंगे, इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। फ्रेज पे से बना हुआ क्रियापद है ये। हम तो अभी वहां आए नहीं, टाइम लगेगा आने में, लेकिन इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। आप टू को अलग नहीं कर सकते लिसन से। नो वन लिसन्स टू मी। रुको मैं आ रही हूँ, वेट प्लीज। अगेन ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप किसी को कि रुक जाओ, तो वेट प्लीज आई एम कमिंग, मैं आ रही हूं। ये साफ है आपके हिंदी में कि आप प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस एस्पेक्ट यूज कर रहे हैं। वेट प्लीज आई एम कमिंग। आप मेरे घर कब आओगे? मैंने एक दिन आपको बताया था कि होम और हाउस में फर्क है। होम हमारा संसार है, हमारे माता पिता, पत्नी, बच्चे जो साथ मिलकर रहते हैं, तो हाउस के अंदर एक होम बनता है, मकान के अंदर एक हमारा फैमिली बनता है, घर बनता है। घर को तो हिंदी में दोनों तरफ घर आता है, लेकिन इंग्लिश में होम का बड़ा अजीब मीनिंग है। आप होम बना, कोई भी मिस्त्री होम नहीं बना सकता, वो हाउस बना सकता है। तो तुम्हारे जो करीबी लोग हैं, रिश्तेदार है, मित्र है, उसको आप घर बुलाते हो तो होम शब्द का उपयोग कर सकते हो। व्हेन विल यू कम टू माई होम? नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप कारपेंटर को बुलाते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, वो आ नहीं रहा, आपके घर में प्रॉब्लम है, तो आप फोन करके चीट के पूछते हैं भैया तू मेरे घर पे कब आएगा रिपेयर करने? तो यहाँ पे आप होम शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, बाहर के लोगों के लिए हाउस का उपयोग करेंगे कि व्हेन विल यू कम टू माई हाउस। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और ऑफिस में आने की बात है, मान लो आप किसी लेबोरेटरी के इंचार्ज है और लेबोरेटरी का ऑडिट होने वाला है, ये ऑडिटर आ नहीं रहा है आपके पास, आपको भी कहीं मीटिंग में बाहर जाना है, तो आप विजिट शब्द का उपयोग करेंगे। व्हेन विल यू
कम नहीं, व्हेन विल यू विजिट माय लेबोरेटरी, फिर मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है, तो आप कम से कम टाइम बताओ तो उस हिसाब से मैं मीटिंग का टाइम एडजस्ट करूं। व्हेन विल यू विजिट, फिर टू नहीं आएगा, व्हेन विल यू विजिट माय होम। देखो हमारे घर में बीमारी के दरमियान डॉक्टर आता है तो भी हम विजिट शब्द का उपयोग करते हैं। आपने कई डिस्पेंसरी में लिखा हुआ लिखते हैं वो कि मैं विजिट पे नहीं जाता, तो विजिट कहते हैं। सेकंड नंबर पे एक जनरल बात बताता हूं मैं आपको कि आप जब कोई भी चीज की बात करते हैं और उस चीज में कोई क्रिया छिपी हुई है तो वो क्रिया बोलने की जरूरत भी नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये स्पोकन इंग्लिश का मतलब ऐसा नहीं है कि वो रिटन इंग्लिश से अलग है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश भी फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता है। मतलब आप जब ऑफिस में बात करते हैं तो ये फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है। मित्र के साथ बात करते हैं तो अनऔपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है। लेकिन दोनों में, रिटन और खास करके स्पोकन इंग्लिश में, वो क्रिया लिखने की जरूरत नहीं। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, मुझे एक चाय दो। आप ऐसा नहीं कहते एक चाय बना के दो मुझे, वो बना के ही देगा आपको। आपको दूध, पानी, चाय, शक्कर अलग नहीं देगा, 4 चीज बना के, तो चाय बना के देगा। तो बोलने की जरूरत नहीं कि चाय बना के चाय लेके आओ। तो इसी तरह यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है कि पीस के लेके आया मैं। पीसने का वो हम जब फ्लोर मिल में जाते हैं तो आटा पिसवाने के लिए ही जाते हैं। और एक आपका हिंदी भी शुद्ध होना चाहिए, आप वहां पीसते नहीं है, पिसवाते हैं। वो पीसता है, हम नहीं करते हैं। तो देखो वाक्य बड़ा सरल है, आप वो पीस निकाल दो, हिंदी वाला पीस, तो काम सरल हो जाएगा। आई हैव ब्रॉट, मैं लेके आई हूं। जब जब भी आप है, हूं वगैरह इस्तेमाल करेंगे मेरे भाषांतर में प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। अगर आप भूतकाल में जाना चाहते हैं तो आपको भी है निकाल के था, थी वगैरह यूज करना पड़ेगा, तभी मैं भूतकाल में जाऊंगा। आई हैव ब्रॉट मिलेट फ्लोर फ्रॉम द फ्लोर मिल। अगर आप फ्लोर मिल भी नहीं बोलते हैं तो चलेगा, क्योंकि मिलेट फ्लोर जो है वो शॉपिंग मॉल में नहीं मिलेगा, कपड़े की दुकान में नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक है, लिखा है तो मैंने भी लिख दिया। आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं, आई हैव ब्रॉट मिलेट फ्लोर। जयश्री बहन जलगांव, आपका जो नया शब्द है वो है नवीन, तो उसका इंग्लिश में नॉवेल आएगा। आई वॉन्ट टू सर्व इन अ नॉवेल वे। आई वॉन्ट टू सर्व, इसमें 2 क्रिया है। वॉन्ट यानी मैं चाहती हूं, सर्व सर्विस देना चाहती हूं। और मैंने बोला 2 क्रियापद आ नहीं सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया, आपका मुख्य क्रियापद वॉन्ट है। आपके दिल में जो चाहत है, मैं चाहती हूं, वो मुख्य क्रियापद है, इसलिए हमने इसको कॉन्जुगेट किया, आई वॉन्ट। और जो दूसरी क्रिया है टू सर्व, उसको इन्फिनेटिव बना दिया, टू सर्व, ताकि वो क्रियापद ही न रहे और मेरा नियम खरा निकले कि इस वाक्य में एक ही क्रियापद है, वॉन्ट। आई वॉन्ट टू सर्व कैसे, इन अ नॉवेल वे। इन अ नॉवेल वे एडवर्ब हो गया, जो मैंने अभी 2 दिन पहले पढ़ाया आपको। इन अ नॉवेल वे, बहुत ही नवीन तरीके से मैं आपको सर्व करना चाहती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है, ये एकदम सिंपल है। आई लाइक दिस वेरी मच। आई लाइक दिस वेरी मच। पारुल दलाल, आई एम क्लीनिंग द रूम ऑफ बाबा। देखो आपके वाक्य में रही हूं है, रही हूं है, तो मेरी फर्ज बनती है कि मैं कंटिन्यूअस आस्पेक्ट इस्तेमाल करूं। तो आई एम क्लीनिंग द रूम ऑफ बाबा। ये बाबा का रूम कोई और क्लीन करता है हर रोज, लेकिन आज उसकी तबीयत खराब है इसलिए मैं क्लीन कर रही हूँ, ये इसकी भावना होती है, आई एम क्लीनिंग द रूम ऑफ बाबा। अथवा कोई आपको इसी समय बुलाता है तब कहते हैं मैं अभी नहीं आ सकती, आई एम क्लीनिंग द रूम ऑफ बाबा। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं बाबा की रूम हर रोज साफ करती हूँ, क्लीन करती हूँ, तो आई एम क्लीनिंग के बदले आई क्लीन आएगा, आई क्लीन द रूम ऑफ बाबा एवरी डे। ब्रदर वेंट टू द मार्केट एंड ब्रॉट वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स। मेरा भाई मार्केट में गया था, तो आपने मेरा नहीं लिखा है तो मैंने भी नहीं लिखा है। वेंट, गो का पास्ट टेंस वेंट होता है, वेंट टू द मार्केट एंड ब्रॉट, और लेके आया, ब्रिंग का पास्ट टेंस ब्रॉट है, लेके आया। वैरायटी, अलग अलग, आपने मेरे ख्याल से कुछ लिखा है वैरायटी के लिए, विविध प्रकार के सब्जी लेके आया,
तो इसका इंग्लिश है वैरायटी। और इसका जो उच्चार है मैंने लाल अक्षर में आपको दिखाया है, कहां से तोड़ना है शब्द को, वैरायटी, वेरायटी नहीं है। हम राज कपूर को राजकपुर नहीं बोलते और राण कपूर को राण कपूर नहीं बोलते, वो राणकपुर है जो राजस्थान में है। तो वैरायटी। पारुल, अ सिस्टर फ्रॉम आवर सेंटर, ये पूरा इतने शब्द मिलके सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। अ सिस्टर फ्रॉम आवर सेंटर सेंट मी, भेजी थी, पास्ट टेंस, सेंड का पास्ट टेंस सेंट, मी अ राखी, राखी का भाषांतर नहीं होगा। कहीं एक जगह पे मैंने पढ़ा सेंटर्स दीदी, तो ये गलत है। सेंटर निर्जीव है और इंग्लिश में निर्जीव वस्तु के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, तो आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा, सेंटर्स दीदी नहीं बट दीदी ऑफ अ सेंटर। मैं दरवाजे का हैंडल, हिंदी में तो ये ऑफ है ही नहीं, ये मैं आपको एक सेपरेट मैं सेशन ले लूंगा। हिंदी में एपोस्ट्रोफी ही इस्तेमाल होता है, दरवाजे का हैंडल, लेकिन इंग्लिश में आप डोर्स हैंडल नहीं बोल सकते, आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा, हैंडल ऑफ द डोर। और दूसरा वाक्य आ जाएगा, रितेश इज टेकिंग हिज फूड, वो खाना खा रहा है, मैं ईटिंग नहीं आएगा, इज टेकिंग हिज फूड। अभी जब हम सैंडविच बनाते हैं तो ऐसा नहीं बोलते कि आई एम कुकिंग सैंडविच। जब आप आग पे रख के कुछ रियली मसाले वगैरह मिक्स करके इसको बॉईल करके फ्राई करके बनाते हैं तो कुकिंग बोलते हैं। तो यहाँ मेकिंग आएगा, इज मेकिंग भोग फॉर बाबा। पल्लवी बुरहानपुर, आई गो टू द मार्केट। अब यहाँ थोड़ा आपको फ्री भाषांतर करना है, आई गो टू द मार्केट तो ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंस इन अ वीक आपको लिखना पड़ेगा, हफ्ते में एक बार, वंस यानी एक बार, इन अ वीक हफ्ते में। आई गो टू द मार्केट वंस, एक बार, इन अ वीक हफ्ते में। आई कैनॉट गो डेली, मैं हर रोज नहीं जा सकती, और डेली के बदले आप एवरी डे भी लिख सकते हैं। आई कैनॉट गो डेली, आई कैनॉट गो एवरी डे। जयश्री बहन, आई लव टू नीट स्वेटर्स, ये नीट में के का उच्चार नहीं होता है, इसलिए मैंने नीट उच्चार भी बाजू में लिखा है। आई लव टू नीट स्वेटर्स। आई लाइक टू डू रिसर्च, तो उसके बाद का वाक्य था, आई लाइक टू डू रिसर्च। पारुल, येस्टरडे आई मेट माई फ्रेंड, कल मैं मेरे फ्रेंड को मिली। एक्चुअली वो आपको नहीं मिलता है, आप उसको मिलते हैं क्योंकि आप वहां गए थे। तो हम इंग्लिश में हमेशा आई से स्टार्ट करते हैं। अगर आप घर में बैठे हैं और आपका मित्र आपको मिलने आता है तो आप बोल सकते हैं शी मेट मी। जाने की क्रिया तो आपने भी की है, तो हम, और आप बोलते हैं तो हम आई से शुरू करेंगे। आई मेट माई फ्रेंड, कब, व्हेन, कब, आई वेंट टू द मार्केट, जब मैं मार्केट गई थी तो मेरी फ्रेंड को मिली। फिर उसने क्या किया, टेक का पास्ट टेंस आता है टुक, शी टुक मी टू हर होम। ये आई मेट में मेट भी पास्ट टेंस है, मीट का पास्ट टेंस है। ये शब्द हमने नहीं कवर किए हैं, मैं इसका एक लिस्ट बना के आपको दे दूंगा मैं। बीके सुनीता कानपुर, परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है और तीनों टेंस में आता है। अभी ये हमने अभी तक सीखा नहीं है, ये चौथा एस्पेक्ट मैंने बताया था, ये थोड़ा कठिन है। तो जहां तक पहले तीन एस्पेक्ट पे ग्रीप नहीं आ जाए और मुझे संतोष नहीं हो जाए कि हम वाक्य रचना आसानी से कर सकते हैं, तो मैं ये चौथा एस्पेक्ट अभी लेना नहीं चाहता हूं सबके लिए। लेकिन आपको सेपरेटली कोई प्रश्न है मेरे लिए तो पूछिए, मैं टेलीग्राम पे जरूर आपको जवाब दे दूंगा, लेकिन सबको नहीं सिखाऊंगा इस वक्त। पारुल, आई लव माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है, आपने जो माँ बाप या जो भी शब्द लिखा है अभी नहीं है मेरे सामने। आई लव माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। सुनीता कपूर जी का और एक प्रश्न था, सबको भी ध्यान देना है। टू हैव, टू हैव अपने आप में एक क्रियापद है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। टू हैव क्रियापद है, आई हैव टी, मैं चाय लेता हूं मैं। लेकिन हैव का उपयोग सहायक क्रियापद के जरिए परफेक्ट एस्पेक्ट में भी होता है। तो ये पॉसिबल है कि हैव एज अ क्रियापद और हैव सहायक क्रियापद साथ में आ जाए, क्योंकि दोनों का रोल अलग है, तो साथ में आ सकते हैं। अब देखो, आप ध्यान से पढ़िए, मैं आपके साथ पढ़ता हूं। टू हैव अपने आप एक क्रियापद है
प्लस वह ऑक्सिलरी यानी सहायक क्रियापद भी है जो सिर्फ परफेक्ट एस्पेक्ट में उपयोग में आता है। अब मुझे टू हैव यानी ले लो को मेन वर्ब की तरह उपयोग करना है और उसका परफेक्ट एस्पेक्ट बनाना है, तो टू हैव मुख्य क्रियापद के आगे और एक हैव डालना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट एस्पेक्ट में हैव ही आएगा, तो वो डालते हैं। अब समझो मैं नाश्ता करके बैठा हूं, मैंने आपको एक कल्पना की है, इसलिए हैव वॉक की तरह हैव हैड भी आता है। एक एग्जांपल दिया है, आई हैव वॉकड। अब वॉक क्रियापद निकाल दो, हैव डाल दो मुख्य क्रियापद, तो आई हैव हैड हो जाएगा। हैव का पास्ट पार्टिसिपल एचडी हैड होता है। ये हमारा दीदी के साथ का वार्तालाप सुन लो। दीदी मुझे पूछती है ब्रेकफास्ट लीजिए, मैं कहता हूं नहीं, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अभी अभी मेरा ब्रेकफास्ट ले लिया है। टेकन, टेक का पास्ट पार्टिसिपल। अगर मुझे टेकन नहीं बोलना है तो मैं हैड भी बोल सकता हूं, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये पारुल, अन्य किसी के लिए होता तो माई सिस्टर इज वेरी स्वीट। मतलब जब आप फ्रेंड्स की बात करते हैं, रिलेटिव्स की बात करते हैं या आपकी मम्मी की बात करते हैं, तो माई मदर इज वेरी स्वीट, माई सिस्टर इज वेरी स्वीट, माई डॉटर इज वेरी स्वीट। हम पुरुषों को कोई स्वीट नहीं कहता, लेकिन बाबा अलग लीग में है, अलग ग्रुप में है, तो हम थोड़ा भारी शब्द का और दूसरे शब्द का उपयोग करेंगे, स्वीट शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। आप अगर अलाउड है, करते हैं, करना चाहते हैं तो ये गलत भी नहीं है, लेकिन मुझे अगर बोलना है, क्योंकि मैं बीके का सदस्य नहीं हूँ, दूसरी तरफ बोलना है तो मैं ऐसे बोलूंगा बाबा इज एवर लविंग, क्योंकि जो एवर लविंग होता है वही स्वीट होता है, जो कड़वा होता है वो किसी को प्रेम नहीं कर सकता। बाबा इज एवर लविंग। अथवा आप बोल सकते हैं इससे भी ज्यादा आपको वजन देना है तो ये एवर लविंग है, वो एक प्रकार का कंपैरेटिव डिग्री है, सिंपल डिग्री है, हम थर्ड डिग्री में भी जा सकते हैं, ही इज द मोस्ट एवर लविंग। किशोर, और एक वाक्य था याद नहीं अभी, किशोर हैज गॉन टू बाय फ्रूट्स। किशोर फ्रूट खरीदने गया है, वो निकल गया है, क्रिया खत्म हो गई तो परफेक्ट एस्पेक्ट आएगा। अमीश मेक्स फर्नीचर। फर्नीचर में हम मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस नहीं कहते, उसको काट कूट के बनाना पड़ता है, तो मेक शब्द आता है, बनाना। अमीश मेक्स फर्नीचर। बाबा हैज चोजन मी। मैं कभी आपको सिलेक्ट और चोजन, चूज का डिफरेंस बताऊंगा, अभी ये सही है, बाबा हैज चोजन मी, आई एम वेरी हैप्पी। अनीता आजमगढ़, आपने फ्यूचर टेंस और परफेक्ट एस्पेक्ट चुना है, आपका टेंस है वो फ्यूचर टेंस है और परफेक्ट एस्पेक्ट है। देखो यहाँ ऐसा होता है कि जैसे आज 11 तारीख है, मैं 12 तारीख में सुबह में 11 बजे की बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कल मैं 11 बजे आपके घर पे आऊंगा, 12 तारीख 11 बजे आपके घर पे आऊंगा, तो वो जो समय है कल का 11 बजे का, उसके लिए कल का सुबह का 10 बजे का समय इंटू इन्वर्टेड कॉमा भूतकाल बन जाता है, वो समय बीत चुका है 10 बजे का। अब जरा फिर ध्यान से सुनिए, मैं बात करता हूं 12 सितंबर की सुबह 11 बजे की, उस घड़ी के लिए 12 सितंबर का 10 बजे का टाइम भूतकाल हो गया होता है, चला गया वो। खैर हमारे लिए तो अभी दोनों समय आए ही नहीं है, लेकिन 11 बजे के संदर्भ में 10 बजे परफेक्ट टेंस हो जाता है, काम खत्म हो गया। तो आप मुझे बताती है कि जब 11 बजे आप मुझे मदद करने आओगे तो लेट है, मुझे तो 10 बजे भोग की डिलीवरी देनी है, तो 10 बजे मेरा काम खत्म हो गया होगा। तो आप फ्यूचर की भी बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि आपके 11 बजे के संदर्भ में मेरा 10 बजे काम खत्म हो गया होगा। परफेक्ट टेंस, जब काम खत्म हो जाता है तो परफेक्ट टेंस करते हैं। आई विल हैव फिनिश्ड मेकिंग भोग बाय देन, आप कुक शब्द उपयोग नहीं करेंगे। दीना बेन, मुझे टेनिस से ज्यादा बैडमिंटन खेलना पसंद है, आई लव बैडमिंटन मोर देन टेनिस। ये कंपैरेटिव डिग्री में जो मोर आता है वही है, आई लव बैडमिंटन मोर देन टेनिस। और एक शिव बाबा का एग्जाम्पल है, आई लव टू एक्सरसाइज, मुझे एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना पसंद है,
आई लव टू एक्सरसाइज है। यहाँ पे भी आप आई लाइक टू एक्सरसाइज बोल सकते हैं, आई एंजॉय एक्सरसाइजिंग भी बोल सकते हैं। तो ये अपना आज का सेशन यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ। मुझे बड़ा आनंद हुआ कि 19 अगस्त से आप मुझे देख रहे थे, मैं साइकिल चलाता था, आप देखते थे। आज से मैंने आपको साइकिल पे बिठा दिया और आप इसी तरह लिखते रहिए, मैं आपको सिखाता रहूँगा। इसी से हमें नए नए टॉपिक मिलते रहेंगे। ओम शांति। यहाँ सेशन बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो इवनिंग वंस अगेन। थैंक यू।